हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पॉलिनोमियल के सभी कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही सिंपल वे में समझाने वाला हूं। इसे अच्छी तरह समझने के लिए प्लीज इसे एंड तक जरूर से देखें। इसके बदले मैं आपको गारंटी देता हूं आज के बाद पॉलिनोमियल के किसी क्वेश्चन को आप पलक झपकते ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल को डिटेल में पढ़ने से पहले कांस्टेंट, वेरिएबल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ना बेहद ही जरूरी हो जाता है। अब कांस्टेंट क्या है एग्जांपल से देख लीजिए आप। जैसे 3 है, -5 है, 17/25 है। इसका वैल्यू आपको कभी नहीं बदला हुआ मिलेगा। इसका वैल्यू हमेशा फिक्स्ड होता है, चाहे इंडिया में हो चाहे यूएसए में हो। अगर हम 3 की बात करें तो 3 का वैल्यू जो यहां है वही वहां होगा, इसीलिए इसका वैल्यू कभी नहीं बदलता। इसको हम लोग ए बी सी जैसे अल्फाबेट से भी इंडिकेट करते हैं। लेकिन जब वेरिएबल की बात हो तो वेरिएबल में हम लोग इस तरह के अल्फाबेट्स यूज करते हैं जिसका वैल्यू क्या होता है, कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। आपने देखा होगा जब आप जूनियर क्लास में पढ़ते होंगे, जूनियर क्लास के अंदर कभी भी एक्स का वैल्यू कुछ आता था, वाई का वैल्यू कुछ आता था, फिर दूसरे क्वेश्चन में एक्स का वैल्यू उससे अलग आता था। इसका मतलब एक्स का वैल्यू फिक्स नहीं होता, वो कंडीशन टू कंडीशन वेरी करता है। अब जैसे देखिए एक एग्जाम्पल लेकर के हम लोग देख लेते हैं। जैसे 4x + 3 = 0। अगर मैं पूछूं x की वैल्यू कितना होगा तो 3 चला जाएगा इधर और 4 इधर मल्टीप्लाई है तो ये आ गया। अगर मैं दूसरा ही एग्जाम्पल ले लूं, जैसे 2x + 10 = 0। अब यहां पर देखिए x का वैल्यू क्या आ रहा है, ये चला जाएगा इधर -10 और ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो गया -5। क्या देखा आपने, अगर कंडीशन बदल जाता है तो क्या होगा, x का वैल्यू बदल गया। तो इसीलिए इन सभी टर्म को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, क्योंकि इसका कंडीशन टू कंडीशन वैल्यू बदल जाता है। लेकिन जितने भी ये टर्म है इसको हम लोग नंबर भी बोल सकते हैं। तो जितने भी नंबर है उसका वैल्यू कभी नहीं बदलता। अब देखिए जब हम इन दोनों को एक अलजेब्रिक साइन को यूज करके एक हम लोग क्या करते हैं कंडीशन में डाल देते हैं, एक हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मेट में लिख देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये कैसे होता है ये देखिए। जैसे 4x + 3y²। देखिए हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने लिख दिया, जिसके अंदर हमने क्या किया, ये देखिए कांस्टेंट को भी यूज कर लिया और वेरिएबल को भी यूज कर लिया, और बीच में हमने इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई रख दिया और यहां पर बीच में प्लस रख दिया। तो जब हम कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल साइन को यूज करते हुए अगर हम कोई कंडीशन एक्सप्रेस कर देते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहां तक बिल्कुल क्लियर है, तभी हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब देखिए पॉलिनोमियल वर्ड को अगर हम एनालाइज करें तो वो क्या देता है, पॉली मीन्स होता है मेनी और नोमियल मीन्स होता है टर्म्स। दैट मीन्स एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर बहुत सारे टर्म हो। हां, उसके साथ साथ कुछ कंफ्यूजन भी लेके आता है जिसको हम इसी लेक्चर में क्लियर करेंगे। अब आ जाते हैं उस पॉलिनोमियल का एक्चुअल डेफिनेशंस के ऊपर। अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल है वो कहता है कि पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर वेरिएबल के ऊपर पावर नॉन नेगेटिव क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। दैट मींस क्या, नॉन नेगेटिव इंटीजर की बात करेंगे तो हम 0 से शुरू करेंगे, 0 1 2 3। तो इसका मतलब ये किसकी बात बता रहा है, ये होल नंबर की। तो होल नंबर में 0 1 2 3 डॉट 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 बात करेंगे। अब इसका अगर एग्जांपल्स ले तो देखिए कैसे एग्जांपल्स ले सकते हैं। जैसे 4x³ + 7x⁵5 - 21x + 7। अब ये देखिए एक बार कि पूरे के पूरे जो हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हैं उसके अंदर ये जो वेरिएबल है इसके अंदर भी वेरिएबल है। अगर 7 बोले तो ये कांस्टेंट टर्म है लेकिन उसके अंदर भी वेरिएबल है। अब कहेगा वो कैसे, जब कोई कांस्टेंट टर्म होता है तो आप सिमिलर वेरिएबल पुट करके उसके ऊपर पावर 0 रख सकते हैं। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर देखिए ऐसा दिखेगा आपको। दैट मींस कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल के ऊपर जो पावर होगा
वो हमेशा होल नंबर होगा, तभी वो पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब देखिए यहां पर ये 3 है, ये 5 है, यहां 1 है, यहां 0 है। लेकिन अगर मैं उसी का काउंटर एग्जांपल दूं, जैसे अगर हम नॉन पॉलिनोमियल की बात करूं तो क्या होगा, एक बार देखिए। जैसे लिख दा 7x² प्लस 9x⁻1 प्लस 3, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। अब एक और बात है, ये जो हमने डेफिनेशन लिखा है, ये डेफिनेशन आपको याद रखने के लिए नहीं है, बस उसमें से जो मुझे इंफॉर्मेशन लेना था, उस इंफॉर्मेशन को लेकर हम पॉलिनोमियल के बारे में एक अपना कंसेप्ट डेवलप कर लिए। बस यही हमारा कंसेप्ट था कि अब देखिए, अब दिमाग में एक बात आ रहा होगा कि अभी हमने पिछले सेक्शन में क्या पढ़ा था, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमने सिंपली ये बोला था कि कांस्टेंट उठाओ, वेरिएबल उठाओ, और जो हमारा मैथमेटिकल साइन है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सबको यूज करके एक कंडीशन डेवलप कर लो। वो जो हमारा एक्सप्रेशन था वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था। उसके अंदर हमने पावर के बारे में कुछ कहा ही नहीं, क्योंकि वहां पर कुछ डिफाइन ऐसा है नहीं। इसका मतलब है कि दुनिया का कोई भी मैथमेटिकल फॉर्म, वो सारे के सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, बट सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल नहीं हो सकता। अब यहीं पर क्लियर हो गया ना। इसका मतलब है कि पॉलिनोमियल होने के लिए किसकी जरूरत है, केवल इसका जो पावर है वेरिएबल का, वो कैसा होना चाहिए, होल नंबर जैसा। अब ये पूरा कंसेप्ट को समझते हुए अब हम लोग चलते हैं कि पॉलिनोमियल को हम अलग अलग कैसे कैसे डिवाइड करके हम इसको स्टडी करें। तो चलते हैं अभी हम लोग अगले स्टेप पर। यदि पॉलिनोमियल को टर्म्स के बिहाफ पर क्लासिफाई किया जाए तो इसे मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और हायर नंबर में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब देखिए, मोनोमियल के अंदर जैसे 4 है, 3x² है, 5x³ है, और इस तरह से कोई भी अगर आप इस टर्म को ऐसे यूज करेंगे, जैसे देखिए ये क्या है, कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट होते हुए ये वेरिएबल है, लेकिन दोनों के बीच मल्टीपल साइन यूज हुआ है, इसीलिए ये भी एक सिंगल टर्म कहलाता है। तो ये भी सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है, इस तरह से ये भी सिंगल टर्म है। तो जितने भी सिंगल टर्म वाले पॉलिनोमियल अगर हो तो उसको हम लोग मोनोमियल के कैटेगरी में रख देते हैं। इस तरह से अगर हम बाइनोमियल का एग्जांपल लूं तो जैसे 3x प्लस y, कोई भी दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, 3y² माइनस z³ 7 12x प्लस 3y4। इस तरह से देखिए प्लस और माइनस यूज हुआ है, तो ये भी कितने टर्म्स वाले हैं, 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल है, ये भी 2 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल है। हाँ, 7 और y के बीच में मल्टीपल है। तो अभी अभी हमने आपको समझाया था कि यदि 2 अलग अलग, चाहे 2 वेरिएबल ही हो, चाहे वेरिएबल और कांस्टेंट हो, अगर बीच में मल्टीपल या डिवीजन हो तो ये हमेशा सिंगल टर्म ही कहलाता है। तो इस तरह से ये हमारा एक टर्म है, और ये माइनस यूज होते हुए दूसरा टर्म हो गया, तो ये भी 2 टर्म्स हैं, इसी तरह से यहां भी 2 टर्म्स हैं। तो ये हमारा बाइनोमियल में आ गया। अगर हम ट्राइनोमियल की बात करें तो आप लोग इन दोनों के बिहाफ पर एक बात तो क्लियर कर चुके होंगे माइंड में कि एक ऐसा पॉलिनोमियल जैसे 3x² प्लस 5x माइनस 7, देखिए ये 3x² में x का पावर अलग है, यहां x का पावर अलग है, और यहां पर भी x है, लेकिन यहां x⁻⁴ है। बट अभी इसका जिक्र नहीं करेंगे, केवल हम लोग इतना ही समझा सकते हैं यहां कि ट्राइनोमियल के अंदर ऐसे पॉलिनोमियल जिसके अंदर 3 टर्म्स हो, तो इसको कैटेगरी में रखते हैं। चाहे आप कोई दूसरा फॉर्मेट ले लीजिए, यहां माइनस रख लीजिए, 17y³ प्लस 50z4 और माइनस y9। ये देखिए ये भी 3 ही टर्म वाले पॉलिनोमियल है, इसीलिए इसको भी हमने ट्राइनोमियल में ही रखा। लेकिन अब ये बताइए कि अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें ना तो 1 टर्म हो, ना 2 टर्म हो, ना 3 टर्म हो, उससे अधिक टर्म हो, जैसे 4 टर्म्स हो, 5 हो, 6 हो,
तो ये सारे के सारे हम लोग हायर नंबर में प्लेस कर सकते हैं। जैसे यहां पर अगर हम एग्जांपल ले लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7z प्लस 5y प्लस 9। अब ये देखिए ये 4 टर्म्स वाले पॉलिनोमियल है, इसीलिए हमने उसको हायर नंबर में रखा। अगर मैं बोलूं कि x रेज टू दी पावर 5, ax रेज टू दी पावर 5, bx रेज टू दी पावर 4 प्लस cx रेज टू दी पावर 3, x क्यूब भी बोल सकते हैं, dx स्क्वायर प्लस ex। इस तरह से देखिए इसमें 5 टर्म्स हो गया, ये भी हम लोग हायर नंबर में रखेंगे। अब देखिए नंबर के बिहाफ पर हमने इन सभी को क्या किया, क्लासिफाई कर लिया। अब यहां पर एक कंफ्यूजन हमने स्टार्टिंग में बताया था कि पॉलिनोमियल वर्ड में एक कंफ्यूजन भी साथ में है। कहिएगा क्या, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ये समझते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल के बाद आगे का जो भी हमारा होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल के ऊपर होल पावर हो तो वो पॉलिनोमियल कहलाता है, बट ऐसा नहीं है। ये मोनोमियल भी पॉलिनोमियल है, बाइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल है, और आगे के जितने भी हमारे ये मोर देन 3 टर्म्स वाले अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल है, इसको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। दैट मींस अब ये कंफ्यूजन मुझे लगता है खत्म हो गया कि पॉलिनोमियल यही होता है, नहीं, ये सारे के सारे इकट्ठे सारे क्या है, पॉलिनोमियल है। तो अब कंसेप्ट क्लियर है। अब हम लोग देखते हैं ये जो कभी x का पावर 2 हो जाता है, पावर 1 है, यहां कांस्टेंट टर्म है, यहां पावर 5 है, उसके बिहाफ पर हम पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। तो चलते हैं जल्दी से फटाफट हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कैसे पॉलिनोमियल को क्लासिफाई करते हैं। यदि पॉलिनोमियल को डिग्री के बिहाफ पर क्लासिफाई किया जाए तो उसे जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और आगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हुए हम आगे उसको क्लासिफाई करते हैं। अब देखिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर पूरा का पूरा ही जीरो हो। दैट मींस एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, इसको जीरो। अब देखिए अब यहां पर साथ साथ हमने यहां लिखा है कि डिग्री के बिहाफ पर, तो अब डिग्री क्या है, तो देखिए जब कभी भी कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं तो उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल के ऊपर मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग डिग्री बोलते हैं। अब यहां देखिए अगर जीरो खुद ही जीरो है, इसके साथ अगर हम कोई वेरिएबल भी लिखते हैं तो वेरिएबल तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, तो इसीलिए यहां पर हम मैक्सिमम पावर की तो बात ही नहीं कहेंगे। तो यहां पर हम लोग इसकी बात करेंगे अगर, तो यहां लिखते हैं कि यहां पर जो इसका डिग्री है ना वो डिग्री नॉट डिफाइंड होता है। बस ये चीज याद रखिएगा। डिग्री का मतलब क्या हो गया, पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल यूज हुआ रहता है उसके ऊपर मैक्सिमम पावर वो उस पॉलिनोमियल का डिग्री होता है, जिसके बिहाफ पर हमने अलग अलग नेमिंग से पॉलिनोमियल को क्लासिफाई कर रखा है। अब देखिए एक है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब इसके अंदर जीरो को छोड़कर अगर कोई आप फिक्स्ड वैल्यू रखते हैं, जैसे 3 है, 4 है, -17 है, ये जितने भी नंबर है वो सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। आप ये बताइए कि ये जो 3, 4, -17 है क्या इसके अंदर वेरिएबल है, तो आप बोलेंगे नहीं, मैं बोलूंगा हां, फिर आप बोलेंगे हाँ, यस 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 इसके अंदर भी वेरिएबल है, क्योंकि अभी अभी पीछे समझाया था कि यदि कोई कांस्टेंट नंबर हो तो उसके अंदर वेरिएबल होता है लेकिन उस वेरिएबल के ऊपर पावर जीरो होता है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, आप ही बताइए। अगर इसको मैं लिखूं तो ऐसे लिखूंगा 3x रेज टू दी पावर 0, 4x रेज टू दी पावर 0, -17x रेज टू दी पावर 0। इसको भी ये लिख सकता हूं, इसको भी ये लिख सकता हूं और इसको भी ये लिख सकता हूं। इसका मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं जिसमें वेरिएबल के ऊपर पावर कितना हो, जीरो हो। तो ये चीज याद रखिएगा कि जब कोई पॉलिनोमियल जिसका डिग्री, ये डिग्री यहां पर है, याद रखिएगा इसके अंदर डिग्री कितनी है, डिग्री है 0। तो जब कोई 0 डिग्री वाला कोई पॉलिनोमियल हो तो उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे। 0 पॉलिनोमियल के साथ भी समझ में आ गया कि 0 पॉलिनोमियल में वो टर्म ही 0 होगा उसके अंदर, तो यहां पर
मुझे x का कोई वैल्यू समझ में नहीं आता या वेरिएबल के ऊपर कोई पावर समझ में नहीं आता, बट यहां तो मुझे समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते चलते हैं। नाम से क्लियर है लीनियर। लीनियर का मतलब है ऐसा पॉलिनोमियल, ध्यान से समझिएगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें जैसे ax प्लस बी, आप नॉर्मल ax भी लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं यहां लिखूं, या तो ये एग्जाम्पल दे दिया, या आप लिख लीजिए 3x, या लिख लीजिए 5x माइनस 17। देखिए इसके अंदर भी x के ऊपर मैक्सिमम यहां 1 है और यहां पर x रेज टू द पावर 0 है। इसका मतलब 0 और 1 में मैक्सिमम कौन? 1। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x का मैक्सिमम वैल्यू या किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। इस तरह से यहां पर भी 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर 0 है। तो देखिए अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हम ऑलरेडी ऊपर लिख चुके हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका डिग्री कितना होगा? डिग्री होगा 1। तो हम यहां क्या लिख देते हैं? डिग्री इज इक्वल टू 1। बात क्लियर है? अब जैसे लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो गया, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब इसका देखिए डायरेक्ट में एग्जांपल के साथ आज इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिख देते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो ax स्क्वायर भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स तीनों के तीनों ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बता रहा है। क्यों? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर डिग्री क्या हो? देखिए 2 हो। तो ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाता है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? डिग्री 2। अब इसमें हमने नंबर डाल के, वेरिएबल डाल के यूज नहीं किया क्योंकि आपको बात समझ में आ चुका होगा। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसका भी मैं साथ में स्टैंडर्ड फॉर्मेट ही लिख देता हूं। कैसे? ये देखिए, जैसे ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। हम बाय क्वाड्रेटिक का भी करेंगे, लेकिन अभी मुझे जरूरत नहीं है, जब कभी क्वेश्चन आएगा तो हम वहां पर बता देंगे। बट थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल बेसिस पर इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। अब यहां पर देखिए, या तो ये लिख लीजिए या ये गायब कर दीजिए, ये गायब कर दीजिए। आप इन तीनों में से कोई भी गायब कर दीजिए, बस ये गायब नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या होना चाहिए? डिग्री 3 होना जरूरी है। तो अब देखिए हमने डिग्री के बिहाफ पर भी क्या आपको समझा दिया कि पॉलिनोमियल को कैसे कैसे बांटते हैं। जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। जब हम पॉलिनोमियल के टर्म्स के बिहाफ पर अगर हम उसको क्लासिफाई करते हैं तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और हायर नंबर में हमने क्लासिफाई कर दिया। अब पूरे सब कुछ को समझते हुए अब डायरेक्ट चलते हम लोग नंबर ऑफ जीरोज के ऊपर। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए हम एग्जांपल्स लेकर समझते हैं। यदि आपको इस पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए कहे तो हम क्या करेंगे? इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख देंगे। तो देखिए हम क्या प्रोसीजर निकालते हैं। इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर करके यहां से क्या करते हैं हम लोग? x की वैल्यू निकाल लिया। जैसे हमने x की वैल्यू निकाल लिया, और ये x की वैल्यू कैसे निकला? जब हमने इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर दिया। अब अगर इस x की वैल्यू को अगर हम यहां डायरेक्ट डाल देते हैं, ध्यान से समझिएगा, तो डालिए एक बात, जहां भी x है वहां पर ये वैल्यू डालिए, तो क्या दे देगा ये? यहां से देखिए, पहले मल्टीपल का यूज होता है, तो पहले मल्टीप्लाई करके 3 3 काट दिया, तो ये कितना बच गया? 7 माइनस 7 और ये 0। बस यही है हमारा एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब क्या कि यदि जब कभी भी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज निकालने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे? तुरंत ही उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल लिख देंगे और वहां से x की वैल्यू जिस किसी भी मेथड से हो उससे निकालकर, और वो चीज वो हमारा जीरो हो जाएगा। अब इन जनरल अगर आपसे पूछा जाए कि जैसे px कोई पॉलिनोमियल है इस तरह से,
और इसका आपको बोले जीरोस निकालने के लिए, तो देखिए डायरेक्ट क्या करते हैं, इसको हम लोग जीरो के बराबर कर देते हैं और यहां से x की वैल्यू कितना माइनस बी अपॉन ए, ठीक। तो इनडायरेक्टली इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। तो जब भी लीनियर पॉलिनोमियल का अगर जीरोस निकालना हो तो आप थोड़ा सा इसको अरेंज वे में अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि जब भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस निकालना हो तो नेगेटिव साइन, कांस्टेंट टर्म अपॉन x के जो पीछे कांस्टेंट है इसको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x। दैट मींस x का गुणांक, दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहां पर a है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहां पर, कोएफिशिएंट ऑफ x। तो इनडायरेक्टली अगर मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा होगा तो यहां से हम लोग उस लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोस हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे, माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, ठीक। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि कोई दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं, अब मान के चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये हमारा एग्जांपल है, ठीक। अब इसका अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका हम लोग आंसर कैसे निकालें, इट्स वेरी सिंपल। आंसर का मतलब क्या, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे निकालें। सिंपली हम इसको क्या करेंगे, जीरो के इक्वल कर देंगे और यहां से फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए फैक्टराइज कैसे होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लिया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये x माइनस 2 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों एग्जाम्पल के साथ हम एक आपको कोरिलेशन देने वाले हैं। अब देखिए यहां से हम बारी बारी से क्या करेंगे, x माइनस 2 अगर 0 के बराबर हुआ तो x इज इक्वल टू 2 और x माइनस 1 0 के बराबर हुआ तो 1। अब किसी भी पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल रखकर हमने जो x का वैल्यू निकाला वो उस पॉलिनोमियल का क्या दिया, ये जीरोस दिया। अब एक और बात समझना है इसमें, चूंकि ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इसमें इसका डिग्री कितना है, 1 है। तो देखिए यहां पर केवल एक ही x का वैल्यू आया। चाहे आप कोई एग्जाम्पल लेकर चेक कर लीजिए या इन जनरल वैल्यू लेकर आप चेक कर लीजिए, ठीक। यहां पर देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें x का मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसका कितना आया, जीरोस 2। अब इसका मतलब यह है कि जितना डिग्री होगा पॉलिनोमियल पर मैक्सिमम उतना जीरोस देगा, हाँ उससे अधिक नहीं दे सकता है। हाँ एक और बात याद रखिए, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो एट मोस्ट 2 जीरोस देगा। हो सकता है वो 1 जीरो भी दे सकता है और हो सकता है नहीं भी दे सकता है, लेकिन अगर देगा तो एट मोस्ट 2 देगा। इसके अंदर भी अगर देगा तो एट मोस्ट 1 देगा लीनियर में। तो इस तरह से एक बात मुझे समझ में आ गया कि जब भी मुझे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहा जाता है निकालने, तो हमारा फोकस उसमें से x की वो वैल्यू निकालने के लिए कहा जाता है जिसको उस पॉलिनोमियल में डालने से उस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए। तो अब देखिए इसका मतलब फाइनली x का वैल्यू। अब इस पूरे के बिहाफ पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व कर रहे हैं कि क्या ये जो जीरोस है, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द लीनियर और जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ क्वाड्रेटिक, क्या उसका कहीं ना कहीं ज्योमेट्रिक मीनिंग है क्या। तो देखते हैं हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसके लिए हमने क्या किया, एक्सरसाइज 2.1 का हमने उसमें से जो क्वेश्चन दे रखे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सब हमने लिख दिया। अब सिंपली आपको यह बताना है कि ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसमें कितने जीरोस हैं। अब आप बताइए, जीरोस का मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू का मतलब कहां, x एक्सिस के ऊपर, तभी तो x का वैल्यू होगा। अगर मैं बोलूं कि ये लाइन x एक्सिस पर कहां टच कर रहा है, किस जगह दे रहा है, तो आप बोलेंगे सर इसमें तो कोई है ही नहीं, कॉमन ही नहीं है कुछ भी, क्योंकि ये तो y को काट रही है। इसका मतलब है कि पहला जो हमारा ये पार्ट है, इस पहले वाले पार्ट में क्या होगा, नो जीरोस या नो जीरो लिख दीजिए सिंपली, ठीक, इसमें नो जीरो। अब जो दूसरा वाला पार्ट है, ग्राफ चाहे जैसे भी मुड़ मुड़ के गया हो, कैसे कितना भी कर्व हो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस केवल मुझे यह चेक करना है
कि ये जो ग्राफ है उसमें से इस तरह से x का कितना वैल्यू निकल रहा है, दैट मींस ये ग्राफ x एक्सिस को कितने जगह काट रही है। तो ये ग्राफ x को वन एंड ओनली वन प्लेस पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो इसका मतलब इसमें कितने जीरोस, 1 0। ठीक, ध्यान से समझिएगा। यहां पर कितना, अब देखिए ये जो पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को 3 प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसका तो यहां पर इसके कितने होंगे, 3 जीरोस। यहां पर देखिए ये एक्स एक्सिस पर 2 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां पर क्या होगा, 2 जीरोस। ध्यान से समझिएगा। इसमें देखिए एक्स एक्सिस को 1 2 3 4 डिफरेंट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो इसका मतलब इसमें क्या हो गया, ये 4 जीरोस। और जो आखिरी वाला है वो देखिए, इसके अंदर यहां तो इंटरसेक्ट कर रही है लेकिन यहां पर वो ग्राफ टच करती हुई चली जा रही है। इसका क्या मतलब, टच में भी एक पॉइंट कॉमन होता है। इसका मतलब यहां एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट हम इसको भी कंसीडर करेंगे। तो इस तरह से एक ये एक ये एक ये, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितने, 3। इसका पूरा का पूरा कंसेप्ट क्या है, एक बार जल्दी जल्दी से हम लोग इसको रिकैप कर लें। मतलब एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें x का 3 ऐसा वैल्यूज है, x का 3 ऐसा वैल्यूज है जिसके लिए ये पॉलिनोमियल, जिसका भी ग्राफ रहा है, मुझे नहीं पता किसका ग्राफ है, लेकिन जिस किसी भी पॉलिनोमियल का ग्राफ हमने यहां पर ड्रॉ किया है उसका 3 ऐसे x का वैल्यू है जिस पर ये पॉलिनोमियल जीरोज होगा। इस तरह से इसमें भी कितने, ये देखिए इसको भी हम लोग एक बार चेक कर लें, ये छूट गया था। तो अगर ये वाला पॉइंट डालना, तो अब देखिए 1 2 3 4, इसका मतलब 4 ऐसे x का वैल्यूज है जिसके लिए क्या है, ये पॉलिनोमियल जीरोज होगा। इसमें 2 ऐसे x का वैल्यूज है, इसमें 3, इसमें 1 और इसके अंदर कोई जीरो है ही नहीं। तो इस तरह से हमने ये पूरा कंसेप्ट क्लियर कर लिया। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2.2 का कंसेप्ट के साथ साथ सॉल्व कैसे करेंगे। इस सेक्शन में कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल और साथ ही रिलेशन बिटवीन द जीरोस देखेंगे। अब कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल देखने के लिए हमने एक जनरल फॉर्म ले लिया है पॉलिनोमियल का और 2 हमने उसके साथ डिफरेंट एग्जांपल्स ले लिया है। अब देखिए यदि ये जनरल फॉर्मेट में अगर पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट्स क्या है, तो एक्स स्क्वायर के पीछे अगर कोई भी कांस्टेंट हो, अगर ना हो तो 1 हम लोग कंसीडर करते हैं, और अगर कोई कुछ है तो अपने साइन के साथ आकर वो पीछे का अपना प्रेजेंट दिखाता है। तो अगर मैं पूछूं इसमें कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो आप सिंपली बोल देंगे +a, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पीछे मल्टीपल है और ये कांस्टेंट है। इसी तरह से अगर पूछ दिया जाए कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट है x के पीछे साइन के साथ जो भी कांस्टेंट टर्म है वो हो जाएगा तो +b, और कांस्टेंट टर्म जिसके अंदर x ना हो या x के ऊपर पावर 0 हो, तो इस तरह से कांस्टेंट टर्म को हम यहां से साइन के साथ लिख लेंगे। तो ये इस तरह से हम किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के तीनों ही अलग अलग का कांस्टेंट टर्म, x का कोफिशिएंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमने निकाल लिया। अब आ जाते हैं कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच ले लेते हैं हम। एक एग्जांपल हमने यहां दे रखा है। अब अगर ऑन द बिहाफ ऑफ प्रीवियस स्टडी अगर मैं बोलूं कि इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप देखिए कैसे बताएंगे। एक्स स्क्वायर के पीछे जो भी हमारा कांस्टेंट है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, तो ये हो गया +3। अब अगर कोफिशिएंट ऑफ x बोलूं तो ये है x के पीछे, तो ये कितना है, हमने बोला था साइन के साथ लेना है, और साथ ही कांस्टेंट टर्म तो हमारा -8 है। इस तरह से मुझे कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालने में कभी भी परेशानी नहीं होगी। अब आ जाते ये, इसमें देखिए आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा कि इसके अंदर x गायब है। कोई बात नहीं, x गायब है तब भी हम लोग हैंडल कर लेंगे। देखिए आपने इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसको हम लोग बोलते हैं जनरल फॉर्मेट। अगर इसमें x नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको हम लोग जनरल फॉर्मेट में लिख लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं -5x² + 0x + 81। 0 हमने डाल करके x के साथ मल्टीप्लाई कर लिया,
अगर आप जीरो के साथ एक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो जीरो हो जाएगा, फिर से ओरिजिनल टर्म आ जाएगा। लेकिन चूंकि मुझे कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स भी निकालना है, इसीलिए हमने जनरल फॉर्मेट लिख लिया। अब देखिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है तो आप डायरेक्ट यहां से -5 निकाल लेंगे। कोफिशिएंट ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे? जीरो। क्लियर? और इस बार कांस्टेंट टर्म तो आप जानते ही हैं 81। इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल का हम कोफिशिएंट्स चुटकियों में निकाल लेंगे। अब आगे चलते हैं कि यदि कोई भी अगर पॉलिनोमियल दे रखा हो, स्पेशली हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं, और उसके अंदर अगर जीरोस निकालने हो और फिर उस जीरोस का रिलेशन एस्टैब्लिश करना हो उसके कोफिशिएंट्स के साथ, तब हम कैसे निकालते हैं? तो चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारा एक्स स्क्वायर -3x -4। ठीक है, अगर ये हमने एक एग्जांपल ले लिया, इसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जीरोस निकालते हैं, क्योंकि जब जीरोस निकालेंगे तभी तो हम उसके बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। तो अब देखिए, जो भी मेथड आपको आता है उससे आप जीरोस निकाल लीजिए। जो हमारा फेमस स्टाइल है निकालने का कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आप फैक्टराइज कर दीजिए, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके हम लोग इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। तो ये -4 है। अब देखिए फैक्टराइजेशन कैसे होगा, आगे हम इज इक्वल टू लिखते चले जा रहे हैं एक्स स्क्वायर। अब ये देखिए -4 है तो इसको लिखते हैं -4x और +x। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों के मल्टीप्लाई के बराबर देगा, ये रूल है। और जब प्लस माइनस करेंगे तो बीच वाला दे देगा। आखिरी वाला हम लोग एज इट इज लिख लेते हैं। अब देखिए, इसमें पहले दो में से हम x कॉमन ले लिए तो क्या दिया, x -4, और फिर अगले वाले में से कुछ भी नहीं आ रहा तो +1 आएगा, x -4। फाइनली इन दोनों को अगर हमने कॉमन ले लिया तो आखिर में हमारे पास बच गया x +1। हमने क्या बोला, पहले फैक्टर निकाला, अब उसको जीरोस निकालने के लिए हम इसको क्या करेंगे, फाइनल यहां पर जीरोस डाल दिया। अब जैसे जीरो डाला तो यहां से देखिए x की वैल्यू क्या क्या आया, यहां से आया इसके इज इक्वल टू 0 करेंगे तो x -4 इज इक्वल टू 0, तो x 4 आ गया और एक आ गया ये -1। तो इस पॉलिनोमियल का हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके दो फैक्टर निकाला, फिर दोनों को हम 0 के बराबर करके हमने दोनों को जीरोस निकाल लिया। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब सीधा है कि यदि आप x इज इक्वल टू 4 अगर इसमें डालते हैं तो ये पूरा का पूरा वैल्यू 0 दे देगा। सिमिलरली अगर आप x के जगह पर -1 डालते हैं तब भी ये 0 देगा, और इसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अब चलते हैं हम लोग सम ऑफ द जीरोस करेंगे। तो सम ऑफ जीरोस करेंगे तो क्या होगा, एक जीरो हमारा 4 है और इसको हम 1 के साथ सम कर देंगे तो ये हमारा हो गया 3। अब देखिए ये सम ऑफ द जीरोस है और इसको अगर हम उसके कोफिशिएंट्स के साथ एक रिलेशन एस्टैब्लिश करें तो ये क्या दे रहा है, इसी के आगे लिखूंगा मैं, ये देखता हूं इससे कैसे अटैच है। तो ये देखिए, अगर माइनस डाल दूं और फिर इसके अंदर कोएफिशिएंट डाल दूं, कोएफिशिएंट ऑफ x, और अपॉन अगर ये डाल दूं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये बिल्कुल 3 के जैसा हो जाता है। आप करके भी देख सकते हैं काउंटर, माइनस डाल दीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है -3 और नीचे 1, तो आंसर हमारा कितना हो गया 3। तो हमने इनडायरेक्टली ये देखा कि हमने इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स करके और उसको 0 के बराबर करके हमने दो जीरोस निकाल लिया। दोनों को जब हमने सम किया तो जो आया वो डायरेक्टली किसका, नेगेटिव साइन ऑफ द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो सम ऑफ द जीरोस आ जाता है। इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखते हैं तो क्या होगा, एक बार देखिए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस पता ही है, इन्हीं दोनों जीरोस को हम प्रोडक्ट कर देंगे तो आंसर आया -4। अब देखते हैं ये प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है, ये इसके कोफिशिएंट्स से ये कैसे अटैच है। तो अब देखते हैं इसमें कि कोफिशिएंट्स के साथ मैं अब क्या कर रहा हूं, इसका रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा हूं। अगर मैं यहां लिख दूं, देखिए एक बार, ये -4 है तो सीधे लिख देता हूं यहां पर कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा ये रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया कि जब सम ऑफ द जीरोज होगा तो डायरेक्ट हम लोग यहां से निकाल लेंगे, और अगर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज देगा तो हम लोग यहां से निकाल लेंगे। एक बार चेक करते हैं, फिर से एक लाइन खींचते हैं यहां से और इसको क्रॉस करके देखते हैं कि कांस्टेंट टर्म हमारा कितना है, -4, और यहां से ये 1, तो फाइनल हमारा आंसर -4 हुआ। अब इसको अगर हम इन जनरल ले तो देखते हैं कि जनरल में क्या रिलेशन एस्टैब्लिश होता है। बहुत ही इजी है। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर दो जीरोज आ रहा है और उन्हीं दोनों जीरोज को ऐसे लिखते हैं, देखो, इफ अल्फा एंड बीटा आर दी टू जीरोज ऑफ एक नॉर्मल पॉलिनोमियल ले लेते हैं, वही जो ऊपर हमने लिखा है जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्मेट बोलते हैं, ax² bx plus c, then sum of the zeros is equal to -b upon a and product of the zeros, sum of the zeros। तो मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, हमने मैथमेटिकली सिंबल बता दिया, यहां पर हमने लिख दिया, और यहां पर क्या होगा, c अपॉन a। अब इस रिलेशंस के बिहाफ पर हम क्या करेंगे, अगला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अभी डायरेक्ट हम लोग अगले एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज 2.2 के पहले क्वेश्चन में मुझे सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोज निकालना है और साथ ही उन सभी जीरोज का उसके कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में, उसको हम लोग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके जीरोज निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे ये देखते जाइए। पहले हम इसको क्या करेंगे, -4x + 2x -8, और जैसे ये किया तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो x -4 और अगले दोनों में से +2 कॉमन आ जाएगा, x -4। तो यहां से मेरा फाइनल x -4 कॉमन आ गया, अब बचा x + 2। अब अगर इन दोनों फैक्टर को अगर हम 0 के बराबर कर दें तो क्या क्या आएगा ये देखिए। अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तो x = 4, तो हम इसको अल्फा ले लेते हैं, और जो दूसरा हमारा जीरोज आ रहा है x + 2 = 0, तो x = -2। अब इन दोनों को अगर हम सम करते हैं तो क्या निकलता है ये देखिए, सम ऑफ द जीरोज = 4 ब्रैकेट -2, तो ये कितना दिया, 2। अब ये जो सम ऑफ जीरोज है इनका जो रिलेशन है इसके कोफिशिएंट्स के साथ हम लोग एस्टैब्लिश करते हैं। मुझे ये बात पता है कि सम ऑफ द जीरोज क्या होता है, -b अपॉन a, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहां पर -b अपॉन a, माइनस है ही, b का मतलब कोफिशिएंट्स ऑफ, अब चाहे तो लिख भी सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी यहां से डाल सकते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x का मतलब क्या हुआ, ये, तो -2, ध्यान से देखिए, इसके पीछे माइनस, ये माइनस अलग है और इसका पीछे का जो -2 है वो अलग है, और a इसके पीछे का x², दैट मींस कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये कितना है, हमारा 1 है, तो फाइनली आंसर 2 हो गया। तो क्या बोलेंगे यहां, हेंस वेरीफाइड। बात क्लियर है। अब हम इन दोनों के जीरोस का मल्टीप्लाई देखते हैं, तो ये 4 और इंटू -2, तो हमारा आंसर कितना हो गया, -8। अब मुझे यह पता है कि प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस हमारा होता क्या है, ये होता है c अपॉन a। c अपॉन a मींस आप चाहे तो लिख सकते हैं कांस्टेंट टर्म, तो हमारा कांस्टेंट टर्म कितना है, -8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², 1, तो ये आ गया -8। ये दोनों देखिए इक्वल है, तो हम यहां पर भी क्या लिख सकते हैं, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है। अब आ जाइए, जो सेकेंड क्वेश्चन है बिल्कुल ही फर्स्ट क्वेश्चन जैसा ही है। अब इसके अंदर भी हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे, और ये देखिए 4s² -2s + 1, और यहां से क्या करेंगे हम लोग, 2s अगर कॉमन ले लिए तो 2s - 1 पहले वाले दो में से और आखिरी वाले में से सिंपली -1 कॉमन ले लेंगे, तो 2s - 1, और यहां पर 2s - 1 हो गया और एक दूसरा भी 2s - 1 हो गया। अब दोनों को अगर हम 0 के बराबर करते हैं तो फिर से क्या देगा, अल्फा दे देगा 1/2 और बीटा भी क्या दे देगा, 1/2। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब
ये हमारा जीरोस निकल गया। अब फिर से क्या करेंगे, हम उन दोनों जीरोस का उनके कोफिशिएंट्स के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, दोनों को पहले सम करते हैं। तो सम ऑफ द जीरोस, क्योंकि देखिए जब तक आप सम करेंगे नहीं तब तक उनके कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशन देगा नहीं। इसी तरह से जब तक हम प्रोडक्ट करेंगे नहीं, ईच एंड इंडिविजुअल जीरोस का किसी भी कोफिशिएंट्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ये बात बहुत अच्छे से आप ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको रिलेशन एस्टैब्लिश करने के लिए पहले मुझे सम करना पड़ता है। तो देखिए एक बार सम करते हैं तो क्या होगा, दोनों का सम किया तो ये आंसर हो गया हाफ प्लस हाफ 1, चाहे आप एलसीएम ले लीजिए 2, 1 + 1 2/2 1। अब इनका कोफिशिएंट के साथ रिलेशन -b/a होता है। उठाइए, s का कोफिशिएंट -4 और माइनस तो पीछे है और कोफिशिएंट ऑफ s², तो ये 4, तो ये आंसर कितना हो गया 4/4 1। तो ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड हो गया कि नहीं। सम ऑफ द जीरो जो आया उसके कोफिशिएंट्स का भी, ठीक है, देखिए -b/a करने से भी यही आया। इसका मतलब है कि सम ऑफ द जीरोज इसके कोफिशिएंट से एग्जैक्ट रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा है और ये वेरीफाई भी हो रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं यहां, हेंस वेरीफाइड। सिमिलरली अगर हम दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होगा, दोनों को प्रोडक्ट करिए तो 1/2 इंटू 1/2, तो आंसर हो गया 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होगा c/a कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। हमेशा याद रखिएगा, जब आपके पास स्पेस हो तो आप लिख भी सकते हैं उसके आगे कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ, यहां पर लिखेंगे s²। तो कितना c कितना 1 और a कितना 4, तो ये डायरेक्ट एस्टैब्लिश हो गया, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो यहां पर भी लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड। अब देखिए अगले वाले क्वेश्चंस के साथ, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बट ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रीराइट करेंगे। 7x को क्या करेंगे 6x² के बाद लिखेंगे। तो ये हो गया 6² -7x और -3, कोई बात नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको यहां से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये होता है -6 3 18 x²। अब इन दोनों को हम 9 2 में अगर तोड़ दिए तो 9 और 2, देखिए 9 को माइनस में रखें 2 को प्लस में रखें, तो हम लोग को बीच में ये -7x आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे 6x² -9x + 2x -3। कोई दिक्कत तो नहीं, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का मेन हमारा पार्ट है। अब इन पहले दो में से अब फिर आखिरी दो में से हम एग्जैक्ट कॉमन निकाल लेंगे। तो निकालिए यहां से, तो ये क्या आएगा 3x। अगर हमने इसमें से कॉमन निकाल लिया तो यहां क्या दे देगा 2x और माइनस कितना 3 और यहां पर +1, तो ये 2x - 3 एग्जैक्ट पॉलिनोमियल के रूल को फॉलो कर रहा है। ये दोनों एक साथ आ जाएगा, तो ये आ गया 2x - 3 और ये आ गया 3x + 1। अब इनसे अगर मैं जीरोस निकालूं, दोनों को अगर बारी बारी से जीरो के इक्वल करूं तो एक देगा x का वैल्यू कितना, जिसको हम अल्फा मान लेते हैं 3/2 और बीटा किसको मान लेते हैं -1/3। अब अगर हम दोनों को ऐड करते हैं, यहां तक एक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक। अब इन दोनों को सम करते हैं, तो सम करिए एक बार 3/2, सम का मतलब बीच में ऐसे -1/3। तो जब एलसीएम लेंगे तो 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9 और ये -2, तो ये हो गया 7/6। अब इसको मैं उसके कोफिशिएंट के साथ रिलेशन एस्टैब्लिश कर रहा हूं, ये होता है -b/a। तो देखते हैं b कोफिशिएंट ऑफ x तो है -7 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² a है तो 6, तो ये 7/6। तो हेंस वेरीफाइड, क्या लिखेंगे यहां हेंस वेरीफाइड। कोई दिक्कत तो नहीं, नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रोडक्ट के साथ करेंगे। तो जब हम दोनों को प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों कर दीजिए फटाफट मल्टीप्लाई। तो 3/2 -1/3, तो
तो ये तो यहां से ये कट गया, तो ये -1/2, और मुझे यह बात पता है कि दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या होगा, C/A। अब देखिए C/A निकालिए, -3 और अपॉन कितनी, 6। तो अगर मैं इसको काटूं तो ये होगा -1/2, तो यहां पर भी क्या हो गया, ये हैंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से देखिए बिल्कुल ही वेरीफाइड होता जा रहा है। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अगले वाले क्वेश्चन पे। तो यहां से मैं 4u कॉमन ले लूं तो डायरेक्ट क्या देगा, u+2। देखिए कितना इजी हो गया, जब आप मल्टीप्लाई करिए तो यही देगा। मुझे फाइनली फैक्टराइज ही तो निकालना था, फैक्टराइज किया, और जब इसको जीरोस के बराबर करेंगे तो पहले इसका जीरोस, तो इसको जीरोस करेंगे तो u = 0, तो एक को अल्फा मान लिया 0, और दूसरा जो ये होगा ये हो जाएगा बीटा, बीटा हो गया -2। कुछ भी नहीं करना आपको, बिल्कुल नहीं घबराना। अब इसको एक बार अपने दिमाग में ये रखिए कि 4u² + 8u, उसके अंदर का कांस्टेंट टर्म कहां है, नहीं है ना, तो उसको हम 0 मान लेंगे। तो जब भी मुझे c की जरूरत पड़ेगी तो हम उसके जगह पर 0 रख देंगे। ठीक, अब देखिए यहां से क्या करेंगे, अगर मुझे दोनों का सम निकालना हो तो सम कैसे निकालेंगे, 0 + -2, तो ये हो गया -2, और मुझे ये बात पता है कि इसका अगर मैं निकालूंगा तो -b/a। इस बार तो बच गया, क्योंकि आपको यह बात पता है कि u का कोफिशिएंट जो है यह है हमारा क्या, b, और u² का कोफिशिएंट हमारा a है, तो ये हो गया 4, तो ये आ गया। तो हैंस वेरीफाइड क्या लिखेंगे यहां, ये देखिए हैंस वेरीफाइड, कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगर मैं इन दोनों को प्रोडक्ट करूं तो प्रोडक्ट तो आपको पता ही है, ये तो 0 ही हो जाएगा, लिखने की जरूरत तो है नहीं ना, 0 × -2, तो ये हो गया 0। अब मुझे ये बात पता है कि C/A होता है, C इसमें है नहीं क्योंकि C कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहां से क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म नहीं है तो हम इसको 0 ले लेंगे, और A हमारा 4 है तो ये भी 0 ही दे दिया, तो ये हैंस वेरीफाइड, यहां से भी आ गया। अब चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन पे। सिमिलरली इस क्वेश्चन के तरीके से ये भी सॉल्व होगा। अब कहिएगा इसमें भी 2 टर्म्स हैं, इसके अंदर एक कांस्टेंट है और एक पहला टर्म है, कोई बात नहीं है, मुझे फैक्टर ही तो निकालना है। इसको मैं क्या कर रहा हूं, ये देखिए एक फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, -√15, इसको भी मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं। और जब इसको फैक्टर निकालूंगा तो देखिए यही लिख लीजिए, t -√15 t + √15, ये हमने निकाल लिया। अब दोनों को अगर बारी बारी से 0 के बराबर करेंगे तो एक अल्फा देगा, इसका साइन चेंज, तो √15, अब दूसरे का क्या देगा, -√15। अब देखिए जब हम दोनों को सम करेंगे तो ये तो ऑटोमेटिकली दोनों अपोजिट साइन है, तो क्या होगा, लिखना है तो लिख लीजिए, ब्रैकेट में -√15, तो ये दोनों इक्वल को 0 दे दिया। अब जब -b/a करेंगे तो आप देखिए b होने के लिए t का कोफिशिएंट चाहिए, तो चाहे तो आप इसको आप इन जनरल ऐसे लिख सकते हैं, t² + 0t -15। तो देखिए b क्या है, 0, तो -0/t² का 1, तो ये 0 हो गया, तो हैंस वेरीफाइड। तो क्या लिखेंगे, हैंस वेरीफाइड। अब अगर इन पे दोनों का मल्टीपल करना हो तो करिए दोनों का मल्टीपल, √15 ब्रैकेट में √15 माइनस के साथ, तो ये हो गया -15। देखते हैं दोनों का प्रोडक्ट जो इसका कोफिशिएंट्स के साथ जो रिलेशन बताता है C/A, ये है कि नहीं है, तो उठाइए यहां, C मतलब कांस्टेंट टर्म, तो -15, और A क्या है हमारा t² के पीछे, तो ये भी हो गया। तो देखिए ये भी दोनों इक्वल है, तो ये हैंस वेरीफाइड। देखिए कितना बढ़िया हो गया ये, ठीक है। सिमिलरली अब हम लोग इसको देखते हैं, इसमें भी हम लोग वही लॉजिक लगाएंगे जो ऊपर के तीनों क्वेश्चन में लगाया था। इन दोनों का देखिए हम एज इट इज करेंगे, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस ही एक है। तो यहां से लिखेंगे 3x², चूंकि माइनस है तो बड़ा वाला रखेंगे ये, और फिर +3x। देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट जा रहा है, एकदम बिल्कुल सही। यहां से अगर हम कुछ भी कॉमन इसमें से आ रहा है तो केवल x कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या होगा 3x - 4, और यहां पर +1 आएगा तो 3x - 4। अब
दोनों को हम अगर ऐसे लिख दें 3x माइनस 4 और x प्लस 1, अब इन दोनों को फिर से 0 के बराबर करें तो क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू कितना, इसका 0 करेंगे तो 4/3 और ये बीटा करेंगे तो कितना होगा -1। यहां तक क्लियर है पूरा। अब देखिए फिर से इन दोनों का अगर सम करूंगा तो ये कितना देगा 4/3 और प्लस -1 तो ये दे दिया कितना 1/3। कहेगा कैसे, एलसीएम लीजिए 4 - 3/3 और ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर है। एक बार चेक करते हैं तो माइनस बी, देखिए माइनस हमने पीछे लगा दिया, b -1 है और अपॉन कितना a3, तो मुझे लग रहा है एकदम बिल्कुल सटीक आंसर है, तो हैंस वेरीफाइड, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, अगर दोनों को अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3 इंटू -1 तो ये हो गया -4/3। क्लियर है पूरा। अब इसको अगर मैं c अपॉन ए के साथ लिखूं तो देखिए c हमारा है -4 और a है हमारा 3, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट दोनों का आंसर आ गया, तो ये भी हमारा आंसर दे दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का डेटा आपको दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ। तो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जनरल फॉर्मूला देख लेते हैं, px इज इक्वल टू k स्क्वायर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, और इसको हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। k हमारा, इसके अंदर जो भी डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म आएगा वो बाहर आकर के इसके साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। तो ये कंप्लीट फॉर्मूला है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। अब जैसे जैसे डेटा दे रखा है इसको हम लोग इसमें डालते चले जाएंगे और हम सिंप्लीफाई करके आंसर निकालते चले जाएंगे। तो ये सेक्शन बहुत ही इजी है, बट आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये जो दो डेटा है वो अलग अलग तो कहीं नहीं है, कहीं अल्फा और बीटा अलग अलग तो नहीं दे रखा है। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि ये सिंगल अल्फा है ये बीटा है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर इन्होंने डायरेक्ट बोला है कि एक जो पहला वाला पार्ट है वो सम ऑफ द जीरोस है और जो दूसरा वाला है इसमें से -1 वो प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस है। कैसे, क्योंकि देखिए इसमें लिखा है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट। दैट मीन्स ये दे रखा है आपका सम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू -1। ये हम बिल्कुल पहले से श्योर हो लेंगे कि ये डेटा एग्जैक्टली इससे मैच हो रहा है कि नहीं, या जो हम जानते हैं फॉर्मूला के अंदर वही है कि नहीं है। अब जैसे ये मुझे पता चल गया तो हम क्या करेंगे, यहां से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाएंगे के, अभी के ऐसे ही रहेगा। अब ये एक्स स्क्वायर सम ऑफ द जीरोस तो यहां रखेंगे 1 ऑफ द, देखिए 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो ये रख दिया। देखिए थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करते जाइए साथ में, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस x/4 और -1। अब मैं क्या करूंगा, इसको एलसीएम ले लूंगा, एलसीएम लेकर 4 बाहर आ जाएगा k/4 और ये आ जाएगा 4x² माइनस x और ये 4 इधर भी चला जाएगा, तो ये k/4 फिर से k हो जाएगा, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सिमिलरली हम इसको भी ऐसे ही निकालेंगे। यहां पर ये सम ऑफ द जीरोस दे रखा है तो ये √2 है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितनी है 1/3। तो अगर मैं पॉलिनोमियल निकालूं क्वाड्रेटिक तो ये क्या देगा k x² सम ऑफ द जीरोस, तो सम ऑफ द जीरोस दे रखा है √2x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना 1/3। अब इसको भी मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा, एलसीएम 3 बाहर आ जाएगा और ये 3 यहां पर चला जाएगा, माइनस आप ऐसे 3 पहले और फिर √2 x + 1 और इस फाइनल इसको भी हम क्या लिखेंगे k/3, फिर भी ये कांस्टेंट ही है तो इसको भी k लिख दीजिए और यहां से ये आ गया 3 √2 x + 1।
सिमिलरली अब यहां देखिए, सम ऑफ द जीरोस कितना दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस कितना है, √5। अब इसको मैं फॉर्मूला लगाऊं तो कैसे निकलेगा, ये देखिए, px इज इक्वल टू के, और यहां से एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में सम ऑफ द जीरोस कितनी, 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस √5। अब यहां पर एलसीएम लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फाइनल हो जाएगा क्या, 0। तो मैं उसको लिख ही नहीं रहा, तो सीधे लिखूंगा एक्स स्क्वायर प्लस √5 इज योर फाइनल आंसर। अब देखिए, बस इसके अंदर भी वही है, अल्फा प्लस बीटा 1, अल्फा इंटू बीटा 1। अगर इसमें भी हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला लगाऊं तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ये डायरेक्ट ही आपका फाइनल आंसर आ गया। सिमिलरली मैं यहां देखूं सम ऑफ द जीरोस, अब ये दोनों सेम है लेकिन साइन इसका रेसिप्रोकल है, तो जैसे ही इसको हम ऐड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, नहीं सॉरी, इसमें देखते हैं सम ऑफ द जीरोस दे रखा है -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दे रखा है 1/4। तो अगर इसमें भी हम लोग फॉर्मूला लगाएं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस 1/4 एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जैसे एलसीएम लेंगे तो 4 बाहर आ जाएगा और ये 4 इसके साथ, तो 4x² माइनस माइनस प्लस x प्लस 1, और k/4 को फाइनली k लिख देते हैं हमारा, और ये फाइनल हमारा आंसर रहा। सिमिलरली इधर भी हम अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 और अल्फा इंटू बीटा 1 लेते हैं, तो हमारा जो पॉलिनोमियल है आएगा वो k, और यहां से क्या आएगा x² माइनस सम ऑफ द जीरोस ये वाला, और फिर इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना 1। इसमें तो कुछ करना पड़ा नहीं, सीधे आंसर आ गया इसका x² माइनस 4x प्लस 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक तथा शेयर जरूर करें, और हां, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी साथ में कर ले, ताकि आगे अपकमिंग वीडियोस आपको हमेशा टाइम पर मिलते रहे, और इसके साथ साथ आप नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो थैंक यू, बाय बाय।